Hello my dear friends, today we are going to start the Code of Civil Procedure 1908 का Place of Suing। Place of Suing का मतलब है कि वो कौन सी कोर्ट है जहां पर हम अपना सूट लेकर के जाएंगे। आइए इसको समझते हैं सीपीसी के सेक्शन 15 से। सेक्शन 15 हमारा कहता है कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। कौन से कोर्ट के अंदर हमारा सूट इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि हम सबसे पहले जो अपना सूट है उसको लेकर के सबसे पहले कौन सी कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। यानी कि हमारा जो सूट है वो हम इंस्टीट्यूट कर सकते हैं हर उस कोर्ट के अंदर जो कॉम्पिटेंट है उसे ट्राई करने के लिए, लेकिन वो होनी चाहिए लोवेस्ट ग्रेड की। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंट से मतलब है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट और कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, जो उसका अमाउंट है, जो उसकी वैल्यू है, वो पिक्यूनरी वैल्यू पर जो जुरिस्डिक्शन की पावर एक कोर्ट के पास है कि हाँ भाई 10 लाख का केस है तो फिर ये पावर इस कोर्ट के पास है, अगर इससे ऊपर जाता है तो वो उससे ऊपर की अदालत में जाएगा, और उससे ऊपर अमाउंट है तो वो उससे ऊपर की अदालत में जाएगा। तो जो वैल्यू है यानी कि कॉम्पिटेंट है, अगर हमारा कोर्ट उस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से, अगर हमारा कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस सूट को सुनने के लिए, तो हमारा जो सूट है वो उस कोर्ट के अंदर सुना जा सकता है। अब आ जाते हैं लोवेस्ट ग्रेड की। लोवेस्ट ग्रेड का मतलब है कि अगर हमारा एक कोर्ट है, सपोज कीजिए कि एक कोर्ट है और उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बता दी गई कि भाई आप 1 करोड़ रुपए तक के मामले सुनेंगे, लेकिन जो मामला है वो आ गया हमारा 1 करोड़ 10 लाख का, तो वो उस सूट को नहीं सुनेगा, वो उससे ऊपर जाएगा, उससे ऊपर की कोर्ट में जाएगा, जैसे कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर वही 1 करोड़ का ना होकर के वो 90 लाख का होता है, तो वो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं डालेंगे, उस मामले को हम उसी कोर्ट के पास लेकर के जाएंगे जिसके पास में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उस मामले को सुनने की। तो यानी कि वो जो हमारा सबसे लोवेस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है वो सबसे पहले वो वाला कोर्ट हमारे उस सूट को ट्राई करेगा जिसके पास में वो कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए। आइए देखते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 हमारा कहता है, सेक्शन 16 हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि भाई अगर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बात तो हमारी यहाँ पे चल रही है कि हम किस जगह पे फाइल करेंगे, लेकिन किस जगह पे फाइल करेंगे अगर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सीधी सीधी बात बताता है हमको कि जहां पर भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी हमें अपना केस वहीं पर ही फाइल करना है। अगर सपोज करोगे भाई मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है तो मैं उसका जो सूट है वो दिल्ली में ही फाइल करूंगा। उसके लिए ये नहीं कि मैं मुंबई में रहता हूँ या महाराष्ट्र में रहता हूँ या दिल्ली में यूपी में रहता हूँ तो मैं वहां जाकर कहीं पे भी फाइल कर दूं। अगर मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो मैं उसका सूट दिल्ली में ही फाइल करूंगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से मामले हैं, अगर वो होंगे तो हम उसको वहीं पे ही फाइल करेंगे जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर हम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कराना चाहते हैं, अगर हम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना चाहते हैं, अगर हम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं या मॉर्गेज करना चाहते हैं, या उसके राइट्स डिटरमाइन करना चाहते हैं, या उसके इंटरेस्ट डिटरमाइन करना चाहते हैं, या फिर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कंपनसेशन फॉर रॉन्ग है, तो हम ऐसे मामलों को लेकर के उस अदालत में जाएंगे जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिस अदालत की लोकल लिमिट के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है। एफ पॉइंट ये कहता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में अटैच है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक मूवी थिएटर खरीदा, उसके साथ में चेयर्स भी अटैच्ड हैं, तो उसके लिए भी हम उसी अदालत में जाएंगे जिस जगह पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, और उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन, उसकी लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन जो है जिस कोर्ट के पास है, हम उसी कोर्ट के अंदर उस मामले को लेकर के जाएंगे। तो इसका प्रोविजन ये कहता है कि सपोज कीजिए कि कुछ कंपनसेशन फॉर रॉन्ग है,
और वो जुड़ा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो क्या जरूरी है हमें उसी जगह पर जाने के लिए जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है रिलीफ क्लेम करने के लिए? सपोज कीजिए कि किसी ने कहा कि भाई मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और मैं दिल्ली में रहता हूं, और जिसको मैं बेच रहा, जिसको बेच रहा है वो भी दिल्ली में रहता है। आपस में इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ और इतने पैसे आप मुझको दीजिए और इतने दिन के बाद में फुल पेमेंट कीजिए और ये प्रॉपर्टी है मैं आपके नाम कर दूंगा। लेकिन उसने आधी पेमेंट लेने के बाद में उसको प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। तो अब इसका केस लेकर के हमें यूपी जाने की जरूरत नहीं है, हम इसका केस दिल्ली में भी लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं बना है। सब्जेक्ट मैटर हमारा यहाँ पर रिलीफ क्लेम करना है फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, जिसका झांसा दिया गया। यहां पर हम प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमारी है जो सिचुएट करती है इन इंडिया। इंडिया से बाहर की प्रॉपर्टी की भी हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम जो प्रॉपर्टी हमारे इंडिया में सिचुएट करती है हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। अब हमारा सेक्शन 17 क्या कहता है? हमारा सेक्शन 17 कहता है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब सपोज कीजिए कि भाई मेरे पास एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जो 2 कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आती है। मान लीजिए कि एक ईस्ट दिल्ली की ज्यूरिसडिक्शन में भी मेरी वो प्रॉपर्टी आ रही है और वो इतनी बड़ी है कि वो साउथ दिल्ली की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर भी आ रही है। तो अगर कुछ ऐसा मामला आता है जिसके अंदर 2 कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी आती हो, तो हमारे पास में ये राइट है कि हम किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर के जो भी हमें सूटेबल लगे हम उन दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर जाकर के अपने सूट को इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं जरूरी नहीं है कि पहले कुछ डिसाइड कराना पड़ेगा। अगर 2 की लोकल लिमिट्स के अंदर हमारा कुछ थोड़ा सा भी पोर्शन आता है, अगर मान लीजिए कि 80% पोर्शन मेरा वेस्ट ईस्ट दिल्ली के अंदर आ रहा है और 20% मेरा साउथ दिल्ली के अंदर आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा पोर्शन किधर आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी पोर्शन मेरा किसी और ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है तो मैं उस ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के अंदर जाकर के अपना सूट इंस्टीट्यूट करा सकता हूं। अब हमारा सेक्शन 18 ये कहता है कि सपोज कीजिए कि हमारी एक प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जिसका पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन सी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आती है, कुछ अनसर्टेनिटी है उसकी ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के। तो जो कोर्ट उस प्रॉपर्टी से नियरेस्ट होगी और कॉम्पिटेंट होगी वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी के मैटर को इंस्टीट्यूट कर सकती है, उसके ऊपर ट्रायल चला करके डिसीजन दे सकती है। जहां पर अनसर्टेनिटी है कि भाई ये कौन सी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो जो भी आसपास की कोर्ट्स होंगी जो कॉम्पिटेंट होंगी उनके अंदर हम अपना सूट इंस्टीट्यूट करा सकते हैं। लेकिन उस वक्त एक रिकॉर्ड होगी स्टेटमेंट जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि ये जो सूट है ये हमने ले तो लिया है लेकिन इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है। अब इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं ली गई तो जो एपिलेट और रिविजनल कोर्ट हैं वो आगे अगर आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाते हो उस डिक्री या ऑर्डर के ऊपर तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगी उससे पहले, क्योंकि इसीलिए नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी एज टू कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयरटो एंड देयर हैज अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर उनको लगता है कि कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा कि इन्होंने वो अनसर्टेनिटी का ग्राउंड नहीं लिखा है तो फिर वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं करेगा। So that's all about section 15, 16, 17 and 18 of place of suing। अब इससे आगे का place of suing हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। So thanks for watching Lex Judiciary by Zishan। Please subscribe my channel, like video if you like it। Thank you।